नमस्कार, नॉकिंगन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सुब्रत रॉय सहारा। आज हम सुब्रत रॉय सहारा के साम्राज्य की कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे और ये समझेंगे कि ये कारोबार, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा बिजनेस, वो कौन सी एक तकनीक थी जिसके जरिए खड़ा किया गया। और पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और सुब्रत रॉय की जो रणनीति है उसमें एक समानता क्या है। हम ये भी समझेंगे कि सुब्रत रॉय इतने बड़े हुए तो उसमें बड़े बड़े नेताओं की वो कौन कौन सी कमजोरियां थी जिसका सुब्रत रॉय ने फायदा उठाया, और डूबा तो कैसे डूबा, और आखिर में वो कौन सी चीजें थी जिनके कारण सुब्रत रॉय को उनके बेटों का प्यार भी नहीं मिल सका। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाने में 3 दिन लग गए मुझे। 3 दिन वीडियो की तैयारी करने में नहीं, ये तय करने में कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि चारों तरफ सुब्रत रॉय को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ था और जो कुछ मैं कहता उस पर उस नाजुक समय में शायद कुछ नकारात्मक रिस्पॉन्स आता। अब 2 दिन हो गए हैं, अब सच बोलेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सुब्रत रॉय के चैनल में काम कर चुका हूं। मैं उनके चैनल का जो पूरा उनके एक चैनल का, उनके बहुत सारे चैनल थे, पूरा जो समाचार संकलन का नेटवर्क है, सारे के सारे रिपोर्टर, सारे के सारे सिंगर्स, उस पूरे नेटवर्क का प्रमुख होता था और उनसे काम कराने से लेकर उनकी नियुक्तियों तक में मेरी बहुत अहम भूमिका रही थी। और 1 साल बाद ही मैंने उस संस्थान को छोड़ दिया था। उसके पीछे कुछ कारण थे। ये वो दौर है जब विनोद द्वावी वहां पर हुआ करते थे। इस पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज मैं सुब्रत रॉय के काम करने के तरीके पे बात करता हूं। पहले सुब्रत रॉय ने ग्रो कैसे किया, जब ये जानेंगे तो फिर आपको ये जानने में ज्यादा आनंद आएगा कि उनकी इस ग्रोथ के पीछे कौन सी ट्रिक थी, कौन सी तकनीक थी। लेकिन ट्रिक या तकनीक पे जाएं उससे पहले मैं आपको सुब्रत रॉय का पॉलिटिकल कनेक्शन बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस देश के किस किस नेता का पैसा सुब्रत रॉय की कंपनी में लगा था, और वीडियो की शुरुआती इससे करना चाहता हूं। इसके बाद हम आगे जाएंगे। 3 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, ये 97 तक का स्टेटस है। इसके बाद जो आए हैं और जिन्होंने पैसा लगाया है उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके बाद सारा ने ऐसी कोई जानकारी दी नहीं है। 97 उस समय के स्टेटस के हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूं एक सामान्य नेता के तौर पे। लोग उनको देवता देखना चाहते हैं, मैं हमेशा बताता हूं कि भैया ऐसा कुछ देवता यहां पे नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिंह राव, चंद्रशेखर, इन तीनों का धन सुब्रत रॉय की कंपनी में लगा हुआ था। 3 केंद्रीय मंत्री, मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा और जनेश्वर मिश्रा, तीनों समाजवादी, और इन तीनों का धन भी सुब्रत रॉय की कंपनी में लगा हुआ था। कांग्रेस के तब के अध्यक्ष सीताराम केसरी, उनका पैसा भी सुब्रत रॉय की कंपनी में लगा हुआ था। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह पता चला। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा का पैसा सुब्रत रॉय की कंपनी में लगा हुआ था। बीएसपी के सुप्रीमो कांशीराम का पैसा सुब्रत रॉय की कंपनी में लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष कलराज मिश्रा का पैसा सुब्रत रॉय की कंपनी में लगा हुआ था। इसके अलावा उस समय तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब पूर्व केंद्रीय मंत्री कहलाते थे मनमोहन सिंह, उनका पैसा, गुलाम नबी आजाद का पैसा, राजेश पायलट का पैसा और कमलनाथ का पैसा, इन सब का पैसा सुब्रत रॉय की कंपनी में लगा हुआ था। अब ये पता कैसे चला? 96 में एक साहब थे, बड़े कड़क टाइप के असिस्टेंट कमिश्नर थे और इनकम टैक्स के, उन्होंने सुब्रत रॉय को एक नोटिस भेजा
और उस नोटिस में उनसे कहा कि आप बताइए आपके पास किस किस का कितना कितना पैसा रखा है, आपका जो डिपॉजिट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि हमारे पास आपको लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। और ये इंफॉर्मेशन सुब्रत रॉय से मांगी गई, नोटिस भेजा गया, तो सुब्रत रॉय ने एक सीधा सा जवाब ये दिया कि दूसरे दिन अखबार में एक बड़ा विज्ञापन छापा और उस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि उनकी कंपनी में किन किन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, और उन लोगों में ये जो नाम थे, बड़े बड़े नाम, इनका नाम छाप दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का जवाब अखबार में विज्ञापन छाप कर दिया गया। जैसे ही ये बड़े बड़े नाम नेताओं के सामने आए, खलबली मच गई। और खलबली मचने के बाद किसी भी नेता ने इसका खंडन नहीं किया कि मेरा पैसा नहीं था। आज की तारीख तक खलबली मचने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से, मैंने कहा ना नेता सारे मिले हुए थे, किसी भी पार्टी के हों, तुरंत दबाव आ गया और उस इनकम टैक्स कमिश्नर को और उसकी बॉस को, दोनों को 2 महीने की फोर्स लीव पर भेज दिया गया। दिल्ली से दौड़ा के एक इनकम टैक्स कमिश्नर आते हैं और उन्होंने आकर इस पूरे मामले में लीपापोती की और मामले को संभाला। और वो कहते हैं कि प्रसेनजीत सिंह जो थे उस समय, जिन इनकम टैक्स कमिश्नर ने ये चिट्ठी जारी की थी, उनको बाकायदा बहुत सारी शिकायतों के बाद ये नोटिस जारी करना पड़ा था। अब आप इस पूरे के पूरे मामले को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये वो साल था 96-97 का, जब पहली बार सुब्रत रॉय पर किसी ने हाथ डाला था और उसका हाथ झुलसा दिया गया था। सुब्रत रॉय का अखबार वो अखबार था जिसने प्रधानमंत्री रहते नरसिंह राव के खिलाफ एक पूरी सीरीज चलाई थी पहले पन्ने पे, और इसी तरह की सीरीज वो लोगों के मामले में चलाया करते थे। लक्ष्मी गोयल के मामले में भी चलाई थी, बहुत सारी चीजें। तो हुआ यह था कि एडिशनल कमिश्नर जो थी पूनम किशोर सक्सेना, जो उनकी बॉस थी, उनको भी 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया और दिल्ली से एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे बटवाल साहब, उनको वहां भेजा गया, जिन्होंने वहां पे काम किया। वीआईपी डिपॉजिट इंक्वायरी में अलग अलग आईटी इन्वेस्टिगेशन हुए, सब कुछ हुआ और 31 मार्च को यह मामला खत्म हो गया। फरवरी में शुरू हुआ था। यह है सुब्रत रॉय की ताकत, यह है सुब्रत रॉय की बैकिंग। लोग अमिताभ बच्चन को बहुत सारी बुरी भली बातें कह रहे हैं। अमिताभ बच्चन का सुब्रत रॉय के साथ फोटो साझा कर रहे हैं और उस फोटो में सुब्रत रॉय सहारा इंडिया की वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, वो काली टाई, वो सफेद शर्ट, जो सुब्रत रॉय को बहुत पसंद हुआ करती थी। कारोबार कैसे बढ़ा, पहले ये जान लेते हैं। 78 में 2000 रुपए से शुरुआत की थी। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। उनके पिताजी जो थे, उनका निधन अचानक हो गया और घर परिवार की जिम्मेदारी इनके सर पे आ गई। ये बड़े बेटे थे, तो ये एक स्कूटर पे, लैम्ब्रेटा स्कूटर पे नमकीन सप्लाई किया करते थे दुकानदारों को। तो दुकानदारों के पास बैठकर गप मारा करते थे। इस प्रोसेस में बांग्लादेशी थे वो, मतलब अब बांग्लादेश में चला गया उनका जन्म स्थान, ढाका के की उनकी पैदाइश थी, 1948 में पैदा हुए थे। तो उनको ये समझ में आया कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार है, इनकी जो रोज की बचत होती है, इसको ये कैसे इकट्ठा करें, कैसे जमा करें। बैंक में 10-10, 20-20 रुपए, 50 रुपए का तो एफडी होगा नहीं। तो सुब्रत रॉय को लगा कि ये अगर इन लोगों को हम एक डिपॉजिट का माध्यम दे दें और बैंक से बेहतर ब्याज की अगर बात करें तो हमारा काम बन जाएगा। तो उन्होंने अपनी एक फाइनेंस कंपनी खोली या चिटफंड कंपनी खोली। उस कंपनी के जरिए वो 2 कुर्सी, एक टेबल और ये सब अभी रखा हुआ है वहां सारा में, उससे उन्होंने कारोबार शुरू किया और उन्होंने दुकानदारों को ऑप्शन दिया कि आप न्यूनतम 1 रुपया भी जमा कर सकते हो, हमारा आदमी आपसे लेगा। 1978 की बात है। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों ने उनके पास पैसा जमा किया। बाद में एक सहारा कंपनी नाम से एक कंपनी थी जिसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया और फिर 11 लाख से ज्यादा एक एक करके उनके पास में कर्मचारी हो गए या एजेंट हो गए, जो भी कहें, सब लोग तो वेतनभोगी नहीं थे। इसके अलावा 13 करोड़ लोग, यानी भारत की आबादी का एक आंकड़े के अनुसार 11%
सुब्रत रॉय के पास में किसी ना किसी रूप में पैसे डिपॉजिट करता था। भारत की आबादी का 11%। मुझे भी लोगों ने बहुत सलाह दी थी, मुझसे भी कहा गया कि आप जो फाइनेंस स्कीम आ रही है सहारा वाली, उसमें खरीद लीजिए मकान। मैं कभी भी शॉर्ट मनी के चक्कर में नहीं पड़ता। आज मेरे पास में कोई टेंशन नहीं है सुब्रत रॉय की तरफ से। खैर, तो 11% आबादी उनके पास में थी। तो 11% आबादी सुब्रत रॉय के पास आई कैसे, कहां से आई? इतने सारे लोग, इस देश के करोड़ों लोग हैं, वो सुब्रत रॉय के पास पैसे जमा करने क्यों पहुंच गए? ऐसी क्या खास बात थी? वो जो खास बात थी, जो शैली थी सुब्रत रॉय की, वो उनको खास बनाती थी और उन्हीं के कारण सुब्रत रॉय इतने लोगों को अपना ग्राहक बनाने में कामयाब हो गए। देखिए, मैंने कहा था पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और सुब्रत रॉय की शैली में एक ही कॉमन है, वो ये है कि दोनों अपनी इमेज लार्जर देन लाइफ बना के जनता के सामने रखते हैं। उसके लिए अगर मोदी जी को ये एक कॉमिक्स निकालना पड़े जिसमें कहा जाए कि बचपन में वो मगरमच्छ पकड़ लाए थे, चलेगा। और भी बहुत सारी चीजें जो बाद में झूठी सच्ची कही गई, साबित हुई, नहीं हुई, उन सारी चीजों को जैसे मोदी जी ने अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया, ऐसे सुब्रत रॉय ने भी बनाया। सुब्रत रॉय जो कुछ करते थे इतना बड़ा करते थे कि लोगों का मुंह खुला रह जाता था, और उस खुले हुए मुंह से वो जो हतप्रभ तो नहीं कहूंगा, हतप्रभ का मतलब होता है कि आपके चेहरे की जो प्रभा आभा चली जाए, मतलब आप वो बुरी चीजों से होता है, लेकिन जो अचरज भरा चेहरा होता था लोगों का, जो अवाक रह जाते थे, उससे ही वो इन्वेस्ट करा लेते थे। अब सुब्रत रॉय ने गरीब लड़कियों की शादी कराना, एल्कोहल फ्री सोसाइटी करेंगे, फ्री एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे, देशभक्ति, भारत माता की बहुत बड़ी मूर्ति वहां लगी हुई थी, हर जगह तिरंगा, भारत की टीम को स्पॉन्सर करना, हॉकी टीम को स्पॉन्सर करना, उनकी कंपनी के लोगों में तिरंगा था। तो आपको लगता था ये एक देशभक्त आदमी है, देशभक्त कंपनी है, और ये व्यक्ति भारत से बहुत प्यार करता है। मोदी जी भी भारत से बहुत प्यार करते हैं, दोनों का एक ही तरीका है। दोनों ने अपने आप को जनता के सामने एक बढ़िया देशभक्त के तौर पर रखा है। इसके साथ साथ वो बड़े बड़े काम करते थे। जैसे जब कोई सोच नहीं सकता था, सुब्रत रॉय ने अपने हवाई जहाज सहारा एयरलाइंस बना दी। सहारा एयर के जो हवाई जहाज थे उस पर तिरंगा लगा हुआ था। फार्मूला 1 की टीम बना दी उन्होंने, ताकि लोगों को लगे अरे यार इतनी बड़ी कंपनी है, मैं 20 रुपए जमा करूंगा लेके थोड़ी भाग जाएगा, खोलो खाता। जो एजेंट जाता था वो कहता था जानते हो उनके कितने टीवी चैनल है? टीवी चैनल का अपना ग्लैमर होता था, और एक आदमी के इतने सारे टीवी चैनल, 40 चैनल लाने का इन्होंने दावा किया था, हालांकि ला नहीं पाए वो। और उन्होंने फिर वो उनके जो एक चैनल के अंदर कई अलग अलग शहरों की खबरें आती थी उनको मिला के एक चैनल घोषित कर दिया। उस तरह से 40 हो गए। बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट, सहारा शहर, उस शहर के अंदर पेट्रोल पंप से लेके सिनेमा, 124 मेरे ख्याल से सीट का सिनेमा हॉल, अनंत। और सारा शहर में वो सबको घुमाते थे। एक बार जो उनके एजेंट थे, जो उनके कर्मचारी थे, उनको सारा शहर ले जाया जाता था। जब मैंने सारा ज्वाइन किया तो मुझे ये बताया गया कि वहां पे एक ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में जाओगे तो वेतन बढ़ता है, और उस ट्रेनिंग में सारा के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो सारा के महिमा मंडन वाला एक अखबार होता था चमकीला, वो याद करके लोग जाते थे, और वहां ट्रेनिंग में जाते थे तो वहां ट्रेनिंग में भी उनको झांकी दिखाई जाती थी सारा शहर की। वहां से वो अमेज्ड होकर लौटते थे, वाह कितनी बड़ी दुनिया है, इतना महान आदमी है, तो इसको पैसे इन्वेस्ट करने में मैं तुरंत सलाह दे दूंगा। अरे बहुत बड़ा आदमी है। मैं नहीं गया था उसमें। इंसान को अपने उसूलों पे कायम रहना चाहिए। विनोद दुआ गए थे किसी और वजह से, उस ट्रेनिंग के लिए नहीं, और सुब्रत रॉय के भाषण में कुछ चीजों से वो असहमत थे और टिकट फाड़ कर उनको एक सख्त SMS करके वापस आ गए थे। लिखा था आप अहंकारी हैं। उनके यहाँ काम करते थे उस समय। तो वो पूरा जो एक बड़ा कारोबार, रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार, अंबी वैली, अब उसमें बहुत सारे फिल्मी सितारे, क्रिकेट स्टार, सबके पास में वहां पे बेंगलो हैं, फ्लैट्स हैं, वहां पे मतलब मनुष्य की बनाई हुई कृत्रिम झीलें हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब एक पूरा ऐश्वर्य का कारोबार
आपके सामने मीडिया एंटरटेनमेंट फिल्में बना रहे हैं श्याम बेनेगल को लेके। आप कहेंगे भाई वाह गॉड लेवल का आदमी है, हॉस्पिटैलिटी में, रिटेल में सहारा के प्रोडक्ट आ गए मार्केट में। अब तो आप कहोगे अब तो कहीं जा ही नहीं सकती ये कंपनी। इसके अलावा आईटी में उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक कंपनी बनाई जिसमें वो कंप्यूटर पीसी वगैरह बनाते थे। बाद में वो एक सहारा नाम से कंपनी साउथ अफ्रीका में और भी थी, वो जो गुप्ता ब्रदर्स थे सहारनपुर वाले, उनकी थी शायद। इसके साथ साथ उन्होंने पैसा और बहुत बनाया। उसके अलावा बरसोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ जमीन, 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन हो गई थी। अब आप समझिए, आपसे पैसा जमा किया, उस पैसे से आपको पैसे कमा के देने ना, तो क्या करना पड़ेगा? उस पैसे को कहीं पे लगा के, इन्वेस्ट करके, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, वो देता है ना 40% की रिटर्न, 400। तो रिटर्न देना चाहिए था ना। वो देने की जगह इन्होंने कहा कि भाई रिटर्न देने के लिए पैसे चाहिए ना, तो पैसे कैसे बढ़ाएं? पैसे ऐसे बढ़ाओ और ज्यादा लोगों से इन्वेस्ट कराओ। तो और ज्यादा लोगों से इन्वेस्ट कराने के लिए अपना जबरदस्त साम्राज्य खड़ा करो। देश के सबसे अमीर उद्योगपति अनिल अंबानी, भाई है मुकेश अंबानी के, अब तो अलग अलग बाद में हुए ना, अनिल अंबानी के साथ घूम रहे हैं, अमिताभ बच्चन के साथ घूम रहे हैं। तो ये पूरा जो आभा मंडल था और जो एक फोकस और फोटो बना हुआ था, लोग कहते हैं फोटो बनाया भाई, उसमें लोग इन्वेस्ट करते जाते थे। और माना यह जाता है कि कुछ तो ऐसे लोग इन्वेस्ट करते थे, कुछ वैसे लोग इन्वेस्ट करते थे। वैसे कैसे? जिनका मैंने पहले आपको नाम बताया। अब उस नेता को लगे भाई मैं अपने पैसे कहां लगाऊं, सुब्रत रॉय को दे देता हूं, ये मुझे 40% बढ़ा के दे देगा, 30% बढ़ा के दे देगा। उसमें काला सफेद धन, सब प्रकार का धन लग जाता था। अब जो है ये धीरे धीरे करके, और फिर आप टीम इंडिया के जर्सी पे सहारा लगाओ, हॉकी टीम पे सहारा लगाओ, तो आप क्यों नहीं पैसे जमा करोगे? आपके ये कंपनी कहां जाएगी यार मेरे 2000 रुपए लेके, और मुझे तो 20 रुपए रोज ही जमा करना है, पक्का जमा कर दो। लेकिन धीरे धीरे क्या किया कि उसमें कुछ नियम आ गए, जैसे कि अब आपको पैसे जो है एजेंट को जमा नहीं करना है, दफ्तर में जाके जमा करना है। अब गांव में जो है, कस्बे में एक राधेलाल जी हैं, उन्होंने अकाउंट खोला हुआ था सारा का, अब वो फंस गए, कहां शहर जाएंगे? ऐसे बहुत सारे लोगों का पैसा हिला तो एक विश्वास हिला। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति हो गई कि उनके पास में अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। एक संख्या होती है अधिकतम लोगों की, जैसे मेरा ये चैनल, इस चैनल के वीडियो पसंद करने वाले भारत में पूरी आबादी तो नहीं होगी ना, कुछ लोग होंगे, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मान लीजिए अगर बहुत सौभाग्यशाली है। तो 1 करोड़ पे पहुंचने के बाद फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ना बंद हो जाएंगे। तो जब मेरे पास में सब्सक्राइबर बढ़ना बंद हो जाएंगे, या सारा श्री के पास में, उनको सारा श्री लोग प्यार से बुलाते थे, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे? अभी तक तो ये करा था टोपी ट्रांसफर, भैया नए खाते खोलो, उनका पैसा देके इनको बढ़ा के दे दो। ज्यादातर को देते भी नहीं थे, कहते अरे क्या करोगे पैसे का भैया, एक काम करो ये वाली स्कीम में लगा दो, ये गोल्डन की योजना है, ये सिल्वर की योजना, ऐसी 50 योजना थी। तो आपका मैच्योर हो गया है, आपके पैसे आप इस योजना में लगा दो, कहां लेके जाओगे, क्या करोगे, कितना ब्याज मिलेगा? कुछ लोग होते थे बहुत ही इस टाइप के, नहीं लड़की की शादी दे तो दे देते थे, वरना दूसरी स्कीम में लगवा देते थे। तो इस तरह से चल रहा था। अब आते हैं कि उनके बेटों ने उनको मुखाग्नि क्यों नहीं दी। मुखाग्नि इसलिए नहीं दी, इतने बड़े घोटाले में वो वांटेड है, इंडिया आएंगे तो धर लिए जाएंगे, वांटेड घोषित नहीं है, नागरिकता ले चुके हैं दूसरे देश की। परसों बताया था ना, विनोद भाई साहब ने भी साइप्रस की ले ली थी, ऐसे ही नागरिकता ले लेते हैं दूसरे देश की, लेके बैठे हुए हैं। लेकिन उनके बेटे की शादी सुब्रत रॉय ने 500 करोड़ के खर्चे से की थी। हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी था जो वहां नहीं पहुंचा था? लोगों को चार्टर्ड प्लेन के टिकट देके तरह तरह की पैसा झोंक कर लोगों को वहां ले जाया गया था। कहां पे? लखनऊ के सहारा शहर में। 2 मकसद थे, जो जाएंगे उनको सारा शहर दिखाएंगे और बाकी लोग सारा श्री के जलवे देखेंगे। 500 करोड़ की इतिहास की सबसे महंगी शादी की इस आदमी ने। उस दौरान एक हिंदुजा की शादी होती थी, बस वही जो बड़ी मानी जाती थी। बड़ा अमीर आदमी है, लगा उसकी कंपनी में पैसा। उसने अपने बेटे की शादी भी की तो अपना एक मार्केटिंग परसेप्शन बनाने के लिए की।
संसद भवन भी बनता है तो एक मार्केटिंग इवेंट होता है, राम मंदिर बनता है तो एक मार्केटिंग इवेंट होता है, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए तो एक मार्केटिंग इवेंट होता है। यह मार्केटिंग इवेंट आपका परसेप्शन क्रिएट करता है, उस परसेप्शन को देखकर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका ट्रस्ट बढ़ता है, तो उस ट्रस्ट को आप चाहें तो सुब्रत रॉय सहारा की तरह नोट के तौर पर ले लें, मोदी जी की तरह चाहे तो वोट के तौर पर ले लें। उनका परसेप्शन, वो योद्धा हैं, वीर हैं, 56 इंची हैं। वो दर्जी ने नाप बताया था उनका कितने इंची का है, वो न्यूज 24 वाला रिपोर्टर जाके उनका जो दर्जी कपड़े सिलता है उससे पूछा है भैया कितने इंची का। खैर, अब ये फंसे कैसे? मैंने आपको बताया कि ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए थे और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे थे, तो कंपनी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ानी शुरू हुई। तो उनको लगा थोड़े और पैसे का इंतजाम करना चाहिए। कॉन्फिडेंस हाई था, जब इतने बड़े बड़े लोगों का नाम छाप के एक बार जो दुनिया हिला चुके थे, सारे के सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसे कांपता था, दुनिया इनकम टैक्स से कांपती है। तो उनको लगा एक काम करते हैं, शेयर ले आते हैं अपना, फिर वहां से पैसा लेके आते हैं। भैया पहुंच गए कहां पे? सेबी में। 30 सितंबर 2009 को उन्होंने सेबी से कहा भैया हमको जो है अब कंपनी में शेयर बेचना है, सारा इंडिया का शेयर आएगा। अब इस परसेप्शन के बेसिस पे शेयर का रेट भी कितना आ जाता है, सोच लीजिए। पहुंच गए तो एक होता है DHRP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव। अब ये क्या होता है? जब आप शेयर खरीदने जाते हो तो आपको रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव पढ़ने की सलाह दी जाती है विज्ञापन में भी, कि भैया जान लो पहले कंपनी के बारे में, क्या काम करती है, कैसा काम करती है, कैसे पैसे कमाती है, तब इसका शेयर खरीदना। आपको सेबी या सभी यही सलाह देते हैं, कोई पढ़ता नहीं है आज के जमाने में। इन्होंने अपना एक ड्राफ्ट यानी एक उसका मसौदा तैयार करके सेबी को दिया कि भैया रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव हमारा ये होगा। ठीक है, उन्होंने जब देखा पूरा इनका रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव तो कहा यार इसमें तो घपला है। क्या घपला है? 2 कंपनियां थी, सारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके खिलाफ 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को शिकायतें भी सेबी से मिल चुकी थी। अब ये गड़बड़ी की थी, इसको समझिए। गड़बड़ी ये थी कि इन्होंने जो पैसा लोगों से इन कंपनियों में लिया था वो लिया था OFCD के फॉर्मेट में। अब OFCD क्या होता है? यानी फुली कन्वर्टिबल, ऑप्शनल फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर। अब ये क्या हुआ? पहले डिवेंचर समझे। डिवेंचर एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बॉन्ड होता है। मतलब ये कि मैंने आपसे कुछ पैसा लिया और आपको ये वादा करके लिया कि आप मुझे पैसा दे रहे हो, मैं उसके बदले में आपको कुछ गिरवी नहीं दे रहा हूं, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती। पैसा मैंने दे दिया आपको, जो पैसा मैंने आपको दिया उस पैसे का मैं कितना लौटाऊंगा ये भी तय कर लिया और आपको पैसा दे दिया। उसके बाद में जब आप पैसा लौटाने की स्थिति आएगी तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा एक तय समय पे, या फिर ये कन्वर्टेबल है तो इसको मैं किसी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं और मैं ये भी कर सकता हूं इसके बदले में आपको शेयर दे दूं। तो OFDC के लिए लेनी पड़ती है परमिशन। देखो भैया 50 आदमी से आप अगर ये डिवेंचर इश्यू करोगे OFDC तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लेनी पड़ती है, लेकिन 50 से ऊपर है तो आपको लेनी पड़ेगी परमिशन सेबी से। अब इन भाई साहब ने 24,000 करोड़ रुपए उठा लिए थे इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए और परमिशन सेबी से ली नहीं थी। इनका प्लान ये था कि मैंने OFDC में खरीदा है, इसके बाद मैं अपना शेयर निकाल दूंगा और लोगों को शेयर छिप दूंगा इसके बदले में, तो पैसे हमारे हो जाएंगे और उसके बदले में उनको शेयर दे देंगे, शेयर को बेचते रहो, मार्केट में ऊपर नीचे करते रहो। सेबी ने कहा कि भाई साहब ये तो गड़बड़ है और उन्होंने कहा कि अब आप जो है ये पैसा वापस करिए, आप 15% ब्याज के साथ पैसा वापस करिए, ये आपने गलत तरीके से पैसा मार्केट से उगाया। सारा श्री इधर अमिताभ बच्चन खड़ा हुआ है, अंबानी खड़ा हुआ है, मुलायम सिंह खड़े हुए, क्या कमी है? अमर सिंह जैसा आदमी सेटर महान उनके साथ में,
बड़े बड़े पूर्व प्रधानमंत्रियों का पैसा लगा हुआ, मनमोहन सिंह भी तब तक प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो क्यों डरना है। पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, सोचा यूपी में तो हम शहंशाह हैं। हाईकोर्ट ने कहा ना, सेबी जीत गई, अब पैसे लाओ। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में बोले कि साहब नहीं दे पाएंगे, ये है वो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसा 15% के साथ लाओ, गैर कानूनी तरीके से पैसा लोगों का इकट्ठा करके रख लिया है। 24,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये तो उस अमाउंट से भी ज्यादा है जो अडानी जी की कंपनी में वहां पे लगा हुआ है पैसा किसी का विनोद भाई साहब वाली में। खैर, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कहा तो लौटाइए, अब ये लौटने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक चीज और भी मांग ली, बोले ठीक है भाई पैसे तो लौटाओ ही, अब ये डिटेल दो, ये पैसा किसका लाए हो। अब असली मामला फंसा, क्योंकि पैसा किसका लाए हो का मसला आ गया, तो आपको बताना पड़ेगा ना किसका लाए हो। अभी तो आपने कहा भाई राधे सिंह जी, सीता सिंह जी, राम सिंह जी, मोहम्मद लतीफ साहब, भैया इनमें सारे धर्मों के नाम ले दो, इसी पे कंट्रोवर्सी कर देंगे भाई लोग। उन सब नेताओं के, भ्रष्ट नेताओं के पैसे इसमें मिला देते हैं, क्या पता किसका पैसा है। सारा श्री ने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लिया होगा जब नेताओं से इतनी नजदीकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताओ बेटा किस किस का पैसा है, सेबी को बताइए आप किस किस का पैसा है। अब ये फंस गए दाएं बाएं करते, और आखिर में इन्होंने लास्ट डेट जब थी दफ्तर बंद होने के समय के बाद 127 ट्रक भर के कागजात सेबी के दफ्तर पहुंचा दिए और कहा इसमें सब इन्वेस्टमेंट की डिटेल है। पूरा मुंबई के आसपास का इलाका जाम लग गया था, 127 ट्रक। और इन सब लोगों को 15% के साथ पैसे देने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पैसा सेबी बांटेगा, तुम नहीं बांटोगे, तो कागज दो, बताओ किस किस के पैसे हैं, और सेबी उस पैसे को बांटेगा। अब गए थे ये छब्बे बनने, चौबे जी दुबे बन के लौटे। अब ये कागजात जो थे, जब इनके सारी की सारी जांच की जाने लगी तो सारा से कहा गया पैसे जमा करो, तो उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की पहली 5100 करोड़ रुपए की उन्होंने पहली किस्त तो जमा कर दी। बाकी में दाएं बाएं होने लगा मामला, 20% जमा करना होता था, और उसमें अमाउंट एग्जैक्टली 19-20 हो सकता है। अब वो जो है आगे जमा करने को तैयार नहीं। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गड़बड़ है मामला, सहारा के अकाउंट फ्रीज कर दो। उसने सारे अकाउंट इनके फ्रीज करने शुरू कर दिए। 26 जनवरी 2014 को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारत माता, वंदे मातरम, सब जगह तिरंगा होता था। 26 जनवरी के दिन जेल जाते हैं। अब सोचिए, सेबी ने जो पैसे पहली इंस्टॉलमेंट में जमा किए थे उसको लौटाना शुरू किया, तो उसमें से सिर्फ छोटी सी रकम, मेरे ख्याल 10%, 20% रकम भी नहीं लौटा पाया। वो क्यों नहीं लौटा पाया? क्योंकि इन्होंने जो ट्रकों में भर भर के पैसे की डिटेल दी थी, उन ट्रक डिटेल के बावजूद जेन्युइन इन्वेस्टर थे ही नहीं। यानी वो पैसा जिनका जमा था वो लेने वाले आदमी सेबी को नहीं मिल रहे थे। इतना बड़े कागज पत्र जो थे उनमें, और जांच में ज्यादातर झूठे पाए गए। अब इसमें जो है दोनों का पक्ष है, और उसमें सहारा कह रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए हम जमा करा चुके हैं। सेबी कहता है कि कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट ही उसके पास नहीं है जो पैसा जमा कराया है। किसको कैसे लौटा दें, क्या करें? अब पैसा इसमें गया फंस। उसी में जब माताजी का निधन हुआ तो पेरोल पे साराश्री बाहर आए। अब देखिए, इस बीच में साराश्री के प्रभाव का इस्तेमाल होता रहा। जेल में उनको एक कॉन्फ्रेंस हॉल दे दिया गया, एयर कंडीशन, जहां पे वो मीटिंग कर सकते थे। कोई कंपनी की बेचने खरीदने टाइप के मामले में कोर्ट से ही परमिशन मिली थी। तब से वो अंदर नहीं गए, जमानत पे बाहर चल रहे थे। आखिर में उनका निधन हो गया। आज जब निधन होता है तो वो बड़े बड़े नाम जो उनसे जुड़े हुए थे, उनमें से छोटे छोटे से 2-4 लोग ही साथ में दिखाई दे रहे हैं, सब गायब है। इस पूरे आभा मंडल से अमिताभ बच्चन, अभिन्न मित्र, ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी, कौन ऐसा बड़ा आदमी नहीं था जो उनके साथ दिखाई नहीं देता था। सब गायब हो गए। जैसे कि वो जुमानजी था ना
गेम वाली फिल्म आई थी, आपने देखी होगी। एक माया लोक था जो एक मिनट में विलुप्त हो गया। वो बच्चे भी मुखाग्नि के लिए नहीं आए, पोता आया, मुखाग्नि देकर गया। उन नेताओं का भी कहीं पता नहीं है जिनके पैसे इन्वेस्टेड थे। मुलायम सिंह होते तो शायद जरूर साथ जाते। इस मामले में उनका यह था कि जो करते थे ठोक के करते थे। तो यह है सुब्रत रॉय की कहानी, और उस कहानी से एक चीज पता चलती है जो उनकी रणनीति के बारे में। इतना बड़ा बड़ा फोकस बनाओ, बातों से बनाओ, इन्वेस्टमेंट से बनाओ, जैसे बनाना है बनाओ, कि दुनिया का ये आदमी तो बहुत बड़ा है। और ये हिंदुस्तान के लोगों की जो हीरो वर्शिपर वाली बीमारी है ना, अगर मैं यहीं पे यही शूटिंग अपने इसी ब्लॉग की कभी जाके जिम कॉर्बेट में करूं, कभी यहां करूं, वहां करूं, बड़े बड़े ग्रांड सेट लगाऊं, कभी मैं मर्सिडीज के बगल में खड़े होके, कहीं कभी मैं रॉल्स रॉयस के बगल में खड़े होके और आपको बातें करने लगूं, कभी कनाडा फ्रांस में दिखने लगूं, तो आप में से आधे लोग तो इसी से लहाल उठ जाएंगे, एकदम लट्टू हो जाएंगे। वो अरे बहुत बड़ा यूट्यूबर है भाई, वो तो उसमें चलता है। बहुत सारे मैं देखता हूं बच्चे आजकल, केवल जो अमीर है, जिन यूट्यूबर ने ज्यादा पैसा कमाया, इसी की वजह से बहुत सारे लोग उनके वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी की कमी है। हम लोग हीरो वर्शिपर हैं। जो अच्छा है वो नहीं देखेंगे, जो कामयाब है, साधन संपन्न है, उसको देखेंगे। ये बहुत अमीर है, और भाई साहब देख नहीं रहे हो, प्रधानमंत्री है, देखो उसने उसके छक्के छुड़ा दिए, भले ही उसने कपट से छुड़ाए। मैं गारंटी करता हूं आज के दौर में अगर कंस होता, रावण होता या कुछ और होता, उनके चाहने वाले भरपूर होते हैं। ये जंगली रे, ये तपस्वी वस्वी, ये माला वाला डाल के घूम रहे हैं यार, ये क्या मुकाबला करें हमारे। औकात देखिए इनकी, इस परसेप्शन के साथ सोच रहे होते। आज का समाज ऐसे ही सोचता है, और सब खड़े होके रावण 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 कर रहे होते हैं। और वही जो है वो सुब्रत रॉय केस में दिख रहा है। और ये हमारे समाज की हकीकत है। ऊंची दुकान होनी चाहिए, पकवान भले ही फीके हों। उम्मीद करता हूं कि आप सारा का पूरा खेल सरलता से समझ गए होंगे, जो मेरा मकसद था। दोस्तों को भी समझ लेने दें, वीडियो फॉरवर्ड करें, नए लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब अब तक अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो अब तो कर ही लें। नमस्कार, जय हिंद।